डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ड्रोन प्रणाली में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देने की पहल। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने किया चेन्नई में नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन। पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के सपने को युवा उद्यमियों का माध्यम से किया जा रहा है साकार। उत्तर प्रदेश के संभल में वन डिस्ट्रिक्ट 5 रिवर के तहत 5 नदियों के जीर्णोद्धार पर काम जारी। प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में किया था जिक्र। नदियों के किनारों पर सहजन व बांस के पौधों का रोपण भी किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में गिरावट से राजधानी वासियों को भीषण गर्मी से मिली राहत। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे कृषि ड्रोन की। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। मंत्री ने 300 उत्कृष्टता केंद्रों का भी उद्घाटन किया और गरुड़ एरोस्पेस के DGCA द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षक को प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस महत्वपूर्ण शुभारंभ का समर्थन भारत ड्रोन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों ने किया। इसमें अत्याधिक कुशल ड्रोन दीदियों द्वारा कृषि ड्रोन शानदार प्रदर्शन भी किया गया। ये बढ़ते ड्रोन प्रणाली में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देने की गरुड़ एरोस्पेस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर कमलेश पासवान ने ड्रोन तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दूरदर्शी प्रयासों के लिए गरुड़ एरोस्पेस और इसके संस्थापक और CEO अग्नेश्वर जयप्रकाश की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को अग्नेश्वर जैसे युवा उद्यमियों और गरुड़ एरोस्पेस जैसी नवोन्मेषी कंपनियों के समर्पण के माध्यम से वास्तव में साकार किया जा सकता है। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जहां 2013-14 से अंतर्देशीय उत्पादन 142% बढ़कर 147 लाख टन हो गया है। उन्होंने अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 कार्यक्रम के दौरान कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9% है, जो सभी कृषि से जुड़े क्षेत्रों में सबसे अधिक है। केंद्रीय मंत्री ने नीली क्रांति, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PM मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से FIDF का बेहतर उपयोग करने, ICAR के साथ मिलकर कार्यान्वयन कैलेंडर की योजना बनाने और शीत जल मत्स्य पालन, सजावटी मत्स्य पालन और खालीय जलीय कृषि विस्तार कर निर्यात बढ़ाने का आग्रह किया। पोषण में सुधार, उत्पादन को बढ़ावा देने और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देने के अंतर्देशीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग को भी प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री सिंह ने मत्स्य पालन क्षेत्र में अंतर्देशीय राज्यों द्वारा की गई सराहनीय प्रगति की सराहना की और उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि मत्स्य पालन किसानों की आय दुगनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने सभी हितधारकों के प्रयासों की भी प्रशंसा की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में बिहार के समस्तीपुर जिला कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मोहिनुद्दीन नगर प्रखंड के किसान भवन में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला परियोजना पदाधिकारी जिला गंगा समिति निर्जेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
जिसमें सहायक निदेशक एवं प्रशिक्षकों विभीष कुमार, दीक्षा कुमारी, केशव कुमार द्वारा किसानों को जैविक खेती के महत्व के बारे में बताया गया। इस मौके पर जैविक खेती करने के अलग अलग तरीकों से भी अवगत कराया गया। डीओपी गंगा समिति द्वारा सभी किसानों को जैविक खेती मॉडल को बढ़ावा देने की भी अपील की गई। साथ ही नदियों के संरक्षण में जैविक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला गया। केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्नदाता किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। विभिन्न लाभकारी योजनाओं, कृषि यंत्रों पर अनुदान, एमएसपी का लाभ समेत अनेक सुविधाओं से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में खेत तालाब योजना भी किसानों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही है। वर्षा जल का संचय करने के साथ पानी की उपलब्धता बढ़ाकर सिंचाई के लिए किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं। योगी सरकार के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा 2017-18 से अब तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाब निर्मित किए जा चुके हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के खेत तालाब योजना के तहत वर्तमान वर्ष 2025-26 में खेत तालाब के निर्माण के लिए किसानों की ऑनलाइन चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। ऑनलाइन बुकिंग 3 जून से शुरू हुई है। अनुदान पर खेत तालाब की बुकिंग के लिए विभाग की वेबसाइट agridarshan.up.gov.in पर पंजीकृत कृषक द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ प्राप्त होगा। लघु तालाब की निर्धारित लागत 1,05,000 रुपये है। इसमें कृषक का अंश 52,500 रुपये है, जबकि इस पर अनुदान राशि भी 52,500 रुपये निर्धारित की गई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का पालनगर गांव एक समय ऐसा भी था जब ये गांव सिर्फ नक्शे पर एक नाम भर था। जंगलों के बीच में बसा ये इलाका सालों तक माओवादियों का गढ़ माना जाता था। नक्सल, हिंसा, डर और सन्नाटे के साए में जीता ये गांव मानो वक्त की धड़कनों से कट चुका था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार की नियत नीला नार योजना के बस्तर ने कई गाँवों की तस्वीर बदल दी है। देखिए छत्तीसगढ़ से ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नियत नीला नार योजना की क्रांति, माओवाद से सुशासन की यात्रा। कभी 5 बजे डूब जाता था दिन, वहां आई सुशासन की रोशनी। नियत नीला नार योजना छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में वरदान साबित हुई। माओवाद की पीड़ा से सिसकते रहे बीजापुर का पालनार बना बदलाव की मिसाल। पालनार अब शुद्ध पेयजल और पक्की सड़क से जुड़ चुका है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का पालनार ग्राम पंचायत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा गांव है। ये गांव 7 पारा मोहल्ला में बटा हुआ है। पालनार कभी नक्सलियों का गढ़ था, जहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल भरा था। नक्सली आतंक के कारण पूरा गांव उजड़ चुका था, जिसे अब फिर से बसाया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक 80 के दशक में गांव में बिजली आई, लेकिन साल 2005 में नक्सलियों ने गांव तक पहुंचने वाली बिजली की लाइन को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद से पालनार में बिजली नहीं आई। पिछले 20 साल से पालनार के लोग अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर थे, लेकिन 20 साल बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने नियत नीला नार योजना ने पालनार को फिर से नई रोशनी दी है। गांव में कनेक्टिविटी बढ़ी, मोबाइल टावर लगा और अब विद्युतीकरण के साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत घरों में स्वच्छ पानी भी मिल रहा है। गांव की सरपंच मालती ताती ने बताया कि वर्षों तक गांव में बिजली नहीं होने से रात के अंधेरे से भय का वातावरण रहता था। अब गांव पूरी तरह रोशन हो गया है, जिससे सुरक्षा का वातावरण निर्मित हुआ है। वहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं उनके सुंदर भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। मेरे गांव में पहले लाइट नहीं था। लाइट नहीं रहने की वजह से कई जैसे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और कभी चोर सांप का डर रहता था रात के। अभी लाइट आया तो बच्चे को पढ़ने के लिए भी अच्छा सुविधा हो रहा है और जैसे रात के बच्चे सबके लिए सुरक्षा हो रहा है और उजेला है। अभी बहुत सालों के बाद अभी रोशनी हमें मिला है, तो मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर योजना के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नियत नीला नार योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ भी उन्हें मिल रहा है। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने बताया कि आधार शिविर एवं सैचुरेशन शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य दस्तावेज प्रदान करने हेतु लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पालनार जो कि नियत नीला योजना के अंतर्गत हमारा एक बहुत ही प्रमुख गाँव है और बहुत बड़ा गाँव है, आज वो भी विद्युतीकृत हो गया है। इस गांव में लगभग 300 से अधिक घर है। सभी घरों में विद्युत का कनेक्शन आ गया है
मुझे उम्मीद है कि अब विकास की धारा जो है बहुत तेजी से पालार में आ पाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जहां पहले गोलियों की आवाजें सुनाई देती थीं, वहां अब विकास की बयार बह रही है। बड़ी संख्या में युवा मुख्यधारा में शामिल होकर विकसित भारत अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का पालनार गांव कभी मौत का गढ़ था, लेकिन अब विकास की नई पहचान कर रहा है। सालों तक यह गांव नक्शे पर तो था, लेकिन जिंदगी को कोसों दूर हर तरफ जंगल सन्नाटा और हिंसा में जकड़कर ये इलाका बदल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की नियत निलार योजना ने इस भूले बिसरे गांव को मुख्य धारा से जोड़ा है, बल्कि वह विकास की नई सुबह पर लेकर आई है। जहां अब पहले गोलियों की आवाज थी, अब वहां विकास की नई बयार बह रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं आम उत्सव में। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में पहली बार आम उत्सव सह बागवानी मेले का आयोजन शनिवार को साकची स्थित धाल भूम क्लब में किया गया। जिला प्रशासन किसानों की आम की खेती को उच्च स्तर तक पहुंचाने और उसे देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के उद्देश्य से पहली बार आम उत्सव सह बागवानी मेले का आयोजन किया गया है। बागवानी मेले में जिले भर के तमाम सुदूरवर्ती इलाकों से किसान इसमें शामिल हुए। मेले में किसानों ने अपनी फसलों की प्रदर्शनी भी लगाई। साथ ही किसानों की फसलों का अवलोकन किया गया और उनके गुणवत्ता की जानकारी भी हासिल की गई। इस प्रदर्शनी में आम, रूपाली, लंगड़ा, हिमसागर, फजली, दशहरी जैसे कई तरह के आम शामिल थे। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में अप्रैल और मई में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। प्याज, चना, पपीता और केले जैसी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। साथ ही कई घर भी ढह गए। इस आपदा से किसानों को काफ़ी नुकसान है। जिला प्रशासन ने तत्काल पंचनामा कर नुकसान का आकलन किया और विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर भाजपा महासचिव विजय चौधरी ने राज्य सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग की है। चौधरी ने कहा, बेमौसम बारिश ने नंदुरबार के किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है। फसलों के साथ साथ कई किसानों के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश अनुसार सर्वे पूरा कर लिया है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत प्रभावित किसानों को सहायता राशि प्रदान करे। नंदुरबार जिले में बेमौसम बारिश ने खेती पर निर्भर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। प्याज और चने के प्रमुख फसलों के साथ साथ पपीता और केले की खेती भी प्रभावित हुई है। कई किसानों का कहना है कि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिससे कर्ज का बोझ और बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने नुकसान का जायजा लेने के लिए तहसील स्तर पर टीमें गठित की थीं, जिन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया। प्रशासन की रिपोर्ट में फसलों, घरों और अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा भी शामिल है। और उत्तर प्रदेश के संभल में वन डिस्ट्रिक्ट 5 रिवर के तहत जिले में 5 नदियों के जीर्णोद्धार पर काम चल रहा है। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि जिले में सौत नदी समेत महावा, अरिल, वर्धमार व महिष्मती नदी के जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों सौत नदी को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से भी मन की बात में जिक्र किया गया है। इसके अलावा नदियों के किनारे पर सहजन व बांस के पौधों का रोपण भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से और उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर का जो आह्वान किया, उसी के क्रम में हमारे यहाँ लगभग 8-9 महीने से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम 5 नदियों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। इसमें सोत नदी हमारी सबसे लंबी नदी है, लगभग 112 किलोमीटर है। उसका पुनरुद्धार गत वर्ष पूर्ण हो गया था और उसमें चारों ओर 11,000 से अधिक बांस के वृक्ष लगाए गए थे और इस बार फिर तटबंध पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं। इस तरह से हमारे जनपद में सोत, अरिल, महावा, वर्धमार और महिष्मती, इन 5 नदियों के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। वर्तमान में लगभग 62-63% कार्य हो चुका है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम 100% कार्य पूर्ण कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, जिससे तापमान में भी कमी आई है। मौसम विभाग ने कुछ समय पहले अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर के लिए तूफान और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में पूरे हफ्ते हल्की बारिश या बूंदाबांदी वाला मौसम रह सकता है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 16 से 20 जून तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ ही हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। और आइए किसान समाचार में अब जान लेते हैं देश में मंडी का भाव।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,175,07,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की MSP में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की MSP 2,300 रुपए प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति कुंटल तय कर दी गई है। देश भर के प्रमुख राज्यों में रबी विपणन 2025-26 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। RMS 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित 312 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में अब तक केंद्रीय पूल में 256.31 LMT गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस साल 30 अप्रैल तक गेहूं की खरीद पिछले साल के 30 अप्रैल तक की कुल खरीद 205.41 LMT से अधिक हो चुकी है, जो 24.78% की वृद्धि को दर्शाता है। गेहूं की खरीद करने वाले सभी 5 प्रमुख राज्यों में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं की खरीद की है। RMS 2025-26 के दौरान कुल 21 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल MSP भुगतान 62,155.96 करोड़ रुपए का हुआ है। गेहूं की सरकारी खरीद में प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का योगदान है, जहां पंजाब से 103.89 LMT, हरियाणा से 65.67 LMT, मध्य प्रदेश से 67.57 LMT, राजस्थान से 11.44 LMT और उत्तर प्रदेश से 7.55 LMT गेहूं की खरीद हुई है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले की निर्यात हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। भारत से रूस प्रमुख रूप से केले का आयात करता है। इससे पहले रूस लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर से केले का आयात करता था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। भारत प्रमुख रूप से केले का निर्यात अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी भारत केले का निर्यात करता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम बिहार और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार में धान की नर्सरी तैयार करें। किसान मक्के की बुवाई कर सकते हैं, यहीं ज्वार की भी बुवाई करें। इसके साथ ही लोबिया बोएं। इस समय गन्ने में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा मूंगफली की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। मूंगफली के खेत में पर्याप्त नमी भी बनाए रखें। किसान तिल की बुवाई कर सकते हैं, वहीं सोयाबीन की बुवाई कर लें।
बिहार में मूंग की तैयार फसलों की कटाई करें। अभी टमाटर के खेत की देखभाल करते रहें। ओडिशा में धान की बुवाई करें। यहाँ अरहर की बुवाई कर सकते हैं। वहीं कपास की बुवाई कर लें। इसके साथ ही भिंडी की बुवाई करें। यहाँ सूरजमुखी बोएं। किसान आम की रोपाई कर लें। ओडिशा के किसान मक्के की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते की बुवाई करें। यहीं करेले की बुवाई कर लें। इस समय हरी मिर्च बोएं। साथ ही केले की बुवाई कर सकते हैं। ओडिशा में बैंगन की खेती के लिए खेत तैयार करते रहें। इस समय टमाटर में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम सबसे पहले साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम वहां राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में पीएम 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का यह पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष अंद्रेज प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ के गौरीकुंड खर्क की पहाड़ियों में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। गौरीकुंड और तिलजुगनी नारायण के बीच ये हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।